हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल सुपर टीचिंग पॉइंट में। दोस्तों, आज हम लोग एनसीईआरटी मैथ क्लास 10th के चैप्टर 1.1 के पूरे क्वेश्चन को देखेंगे, ठीक है ना। और बिल्कुल आसानी से सीखेंगे। सबसे पहले हम लोग सीखेंगे कि एचसीएफ ज्ञात करना है, वो अभी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा। दोस्तों, इसका एक और विधि कहते हैं कॉलन विधि। याद रखना, कहीं पूछ तो आप लोग प्रॉब्लम पहुंच जाएंगे। कॉलन विधि भी कहा जाता है इसको, ठीक है ना। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम को क्या कहा जाता है? कलन विधि। दोनों में से कोई भी कह सकता है, ठीक है ना। तो इसके प्रयोग करके आज हम लोग एचसीएफ ज्ञात करना सीखेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों, यहाँ पर इस पूरे क्वेश्चन में यह फॉर्मूला काम करेगा, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। अब बात आती है कि यह ए और बी क्यू प्लस आर है क्या। तो इसके लिए आपको एक थोड़ा सा बात समझना होगा। जैसे मान लीजिए हम 3 से भाग करते हैं इस साथ में, तो क्या पढ़ेंगे? 3 दूना 6, यहाँ पर 1 आ जाएगा शेषफल। तो मैं आपसे पूछूं कि इसका नाम क्या है, इसको क्या कहा जाता है? तो इसको क्या कहा जाता है आपको मालूम है ना। इसको हम लोग भाज्य कहते हैं। क्या कहते हैं? भाज्य। इसको क्या कहते हैं? तो भाजक। और इसको भागफल, और इसको शेषफल कहा जाता है ना, शेषफल। तो मैं आपसे बात कहूं कि यदि भाज्य निकालना है मुझको, यानी इस 7 को प्राप्त करना होगा हमको 7 को, तो क्या करेंगे? 3 में 2 से गुणा करेंगे और 1 को जोड़ देंगे। 3 गुना 6 1 7। यानी भाज्य निकालना होगा तो भाजक में भागफल से गुणा करेंगे, भाजक गुणा में भागफल, अब प्लस क्या करेंगे हम लोग? शेषफल को। यही ना करते हैं, तब निकलता है। तो सेम बात यही है मेरे दोस्त। यह ए जो है, यह ए आपका क्या है? यह भाज्य है, ये वाला। बी क्या है? तो आपका यह भाजक है बी। और क्यू क्या है? तो भागफल है। और आर क्या है? तो शेषफल है। आया बात समझ में? तो इसी चीज को हम इसे शॉर्टकट में लिख देते हैं, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। मतलब भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। ये तो होता ही है, उसी का यह शॉर्टकट रूप है। आया बात समझ में? अब इसका प्रयोग करके हम एचसीएफ निकालेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों कि आर की जो वैल्यू होती है, आर जो है यह शेषफल है, ठीक है ना। तो मैं आपसे चीज पूछूं, यदि यहाँ पर आर मतलब यह शेषफल, यदि यह 3 से यह बड़ा होता, सपोज मान लीजिए यह 4 होता, ऐसा तो है नहीं लेकिन और होता, तो फिर इसमें भाग लगता ना, 3 एकम 3 एक बार में जाता। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि आर की जो वैल्यू है हमेशा इससे छोटा ही होगा। अगर छोटा नहीं होगा तो फिर इससे इसमें एक बार भाग और लग जाएगा। तो इसलिए आर की वैल्यू हमेशा इससे छोटा होगा। यानी किससे भाई साहब? तो बी से छोटा होगा। तो हम कह सकते हैं कि आर की जो वैल्यू है, ठीक है ना, इस बी से क्या होगा? हमेशा छोटा होगा। पर 0 से हमेशा या तो 0 के बराबर होगा या 0 से क्या होगा? बड़ा होगा। याद रहेगा ना। तो याद रखना, आर की वैल्यू हमेशा बी से क्या होती है? छोटा होगा। और 0 से तो या तो 0 के बराबर हो सकता है। आप जानते हैं रिमाइंडर जो होता है कभी 0 भी आ सकता है या कभी 0 से बड़ा आ सकता है। लेकिन जिस संख्या से हम लोग भाग देते हैं उस संख्या से कभी भी यह बड़ा नहीं हो सकता है। यदि उससे बड़ा जब भी आएगा, एक बार उसमें भाग और लगेगा और उसके बाद छोटा हो जाएगा। इतना बात समझ गए? अब आइए क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, यह ए है, तो इसमें दोनों में जो सबसे बड़ा होगा उसे हम लोग ए मान लेंगे, ठीक है ना। चाहे यह इधर हो चाहे यह इधर हो, जो इन दोनों में बड़ा होगा वह ए होगा। तो इसमें ए तुम्हारा क्या हो जाएगा? 225, ठीक है। बस समझने के बस थोड़ा सा टाइम लगेगा, उसके बाद आप बहुत तेज बनाएंगे। ए आपका क्या होगा? 225। और बी क्या होगा भाई साहब? बी क्या है जिससे आप लोग भाग दे रहे हैं? वह बी आपका क्या इसमें है? 135, ठीक है। अब आपको करना है, इस फॉर्मूला बैठाना है। तो आप क्या कीजिए, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ये आपका फॉर्मूला है, ठीक है ना। अब यह ए जो है क्या है? 225, बी क्या है? 135। तो भागफल क्या होगा यार? मतलब ऐसी संख्या से गुना करना है, या तो इसके बराबर में आ जाए, इसके बराबर में आ जाए, और नहीं तो थोड़ा शेषफल उभर जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं।
यानी कहने का मतलब यहाँ पर भागफल क्या होता है, भागफल। और 135 को 2 से गुणा करते हैं, 2 से, तो हो जाएगा 135, 2 से गुणा करेंगे तो 270 हो जाएगा। तो इससे तो अधिक हो रहा है ना, तो 1 से गुणा कीजिए तो प्लस शेषफल कितना बचेगा। तो आप यहाँ से 225 में से 135 घटा लीजिए, 12 में से 5 जाएगा तो 7, यहाँ बच जाएगा आपका क्या 1, तो 11 में से 3 जाएंगे तो 8, ये कट जाएगा, ये आपका क्या हो गया 87। ठीक है ना। अब देखिए अगर सही है गलती है जोड़ने के लिए इन दोनों को गुणा कर लीजिए और इसको ऐड कीजिएगा तो इतना आना चाहिए। तो देखिए 7 5 ये क्या भाई, ये तो 225 है ना भाई साहब, तो गलती हो रहा है ना, 225 है तो यहाँ पे 225 लिखेंगे ना, सॉरी 5 में 5 गया 0, अब यहाँ पर 12 में 3 गया 9, यहाँ पर 90 न होगा ऐसा में। अब क्या करना है, और ये प्रक्रिया तब तक चलते रहेगा जब तक रिमाइंडर का मान मतलब शेषफल 0 नहीं हो जाता है। अब देखिए 135 गुना 1 प्लस 90, अब क्या करेंगे हम लोग, ये बी वाले को पकड़ के यहाँ पे लिखेंगे 135 को, और रिमाइंडर को पकड़ के यहाँ पे लिखेंगे। अब यह भाजक का काम ये करेगा रिमाइंडर वाला, और 90 में कितना से गुणा करें, या तो 135 है ना, तो 135 से कम तो 1 से गुणा करेंगे, 2 से गुणा करें तो 180 हो जाएगा। अब कितना शेषफल, तो 135 में से घटा लीजिए, अब कितना, तो 90 घटाइए, 5 में से 0 5 या 13 से 9 गया 4 45, तो यहाँ पर अब पड़ जाएगा आपका 45। अब देखिए अब इस 90 को पकड़ के यहाँ याद रखना दोस्तों, जो बराबर के पास सट्टा होगा वह उठ के बराबर के इधर आ जाएगा, बस कुछ मत समझना है, जो बराबर के पास इधर सट्टा होगा वही उठ के इधर आ जाएगा। ये 90 आपका आ गया यहाँ पर, ठीक है ना। और जो लास्ट में होगा वो बराबर के इधर पास में आ जाएगा, बस समझ गए ना, जो बराबर का सट्टा इधर आ जाएगा, जो लास्ट में वो बराबर के पास आ जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर हम 2 रखेंगे तो 45 90 प्लस 0, और जहां पर रिमाइंडर 0 होता है बस रुक जाइए, क्योंकि आपका एचसीएफ आ गया। अब एचसीएफ आपका क्या है देखिए, तो एचसीएफ आपका कौन होगा, जो बी का मान होगा, बी क्या है 45, मतलब जो भाजक होगा, यही आपका क्या है एचसीएफ हो जाएगा। और कौन से विधि से, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि से, या आप कह सकते हैं कॉलन विधि से, क्योंकि इसका दूसरा नाम क्या है कॉलन विधि से। आए बात समझ में, एचसीएफ निकल गया ना। अब आइए इसको सॉल्व करते हैं, और बस समझना आपको, बहुत तेजी से सॉल्व करेंगे हम इसको। देखिए हाँ दोस्तों एक और बात बता दूं, ये आपका एनसीईआरटी बुक का है, ये 1 नंबर 2 नंबर 3, बस आपके एनसीईआरटी में 3 ही ठो दिया है एचसीएफ निकालने के लिए कॉलन विधि से। तो याद रखना एग्जाम में इन्हीं 3 में से एक को आना है, इससे बाहर एक भी नहीं आएगा, क्योंकि जो एनसीईआरटी का बुक होता है उसी से कम समझिए कि 80+ क्वेश्चन उठा लेता है, ठीक है ना। तो याद रखना। अब आप कहेंगे भाई साहब गुना कैसे करेंगे, यार 2 एक यह है, एक 3 तो है, उसमें एक यही बड़ा है जिसको गुना करने में आपको परेशानी होगा, कब मतलब भागफल कितना में जाएगा तो इसे बराबरी में आएगा। ये तो छोटा था, इधर वाला छोटा था, तो इसको थोड़ा सा आप 2-4 बार सॉल्व करेंगे तो आपको याद हो जाएगा कि इस मतलब हम लोग भागफल में क्या लिखे। जैसे यहाँ पर ए क्या है आपका, तो 38 22 0, और बी क्या है 196, तो ये फॉर्मूला आ रहा है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो ए की वैल्यू क्या है, तो 38 220, बी क्या है 196। अब बात आता है क्यू का मान यहाँ पर क्या रखे, उसके बाद यहाँ पर हम आर का वैल्यू क्या रखे, यही ना। बस इसको याद रखना दोस्तों कि यहाँ पर 195 बार में यह जाएगा, और यहाँ पर शेषफल आपका 0 हो जाएगा। और आप जानते हैं कि जो बी का वैल्यू होता है वही आपका क्या हो जाता है एचसीएफ होता है, बस बन गया। इससे बाहर कुछ नहीं आएगा मेरे यार, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, क्योंकि एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन है और इन्हीं 3 में से एक उठाता है। यदि आपको विश्वास नहीं है तो आप क्वेश्चन बैंक उठाइए जिसपे 8-10 साल का पहले के प्रीवियस क्वेश्चन दिया रहता है, आप उसमें देखिए क्या इन्हीं 3 में से आया है दोस्तों, देखिए जाकर चेक कीजिए उसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इसको देखिए, ये देखिए सीधा सीधी क्या करेंगे, फॉर्मूला रखेंगे बी क्यू प्लस आर, और आपको मालूम है ये क्या है 867 बराबर यहाँ पर 255, कितना बार में जाएगा जी, तो ये जाएगा 3 बार में। तो यहाँ पर रिमाइंडर क्या बचेगा, जो काम करते हैं गुना करते हैं, 3 × 5 = 15 का 5, और 3 × 15 = 1
16 का 6, 3 6 1 7, 765। तो 867 में से घटा लिए, 7 में 5 जाएगा 2, ये 0 या 1, मतलब रिमाइंडर यहाँ पर क्या बचेगा 102। और आप क्या सीखे हैं, तो आप सीखे हैं कि जो जब तक 0 नहीं आ जाता तब तक रुकेंगे नहीं, 0 आएगा तब रुकेंगे हम लोग। रिमाइंडर 0 आना चाहिए और उसके पहले 0 रह जाता है तो ये लाइन का स्टेप जैसे खत्म होता है, इसको पकड़कर यहाँ पर लिखना है, मतलब बी वाले मान को। चाहे ऐसे याद रख लिएगा कि बराबर की इधर उठाकर इधर रखना है और अंतिम वाला को उठाकर इसके बराबर के बगल में रखना है, बस इतना याद रखिए। और यहाँ पर गुणा करेंगे, कितना से गुणा करें, तो 2 से गुणा करेंगे, 3 से गुणा करें तो अधिक हो जाएगा ना। और भाग में आप जानते हैं या तो बराबर आना चाहिए उसके, या तो उससे कम आना चाहिए, अधिक नहीं आना चाहिए। तो 102 का दुगुना करेंगे क्या होगा 204, और 204 इसमें से घटेगा कितना आएगा 204, जिससे घटेगा तो यहाँ पर आएगा क्या 51 यहाँ पर। और फिर क्या करेंगे 0 तो आया नहीं, फिर 102 को इधर उठा कर रखेंगे, तो 102 और 51 को फिर इधर लाएंगे बराबर के पास वाले में, हो गया। अब 51 दूनी क्या होता है 102 प्लस 0। अब रुक जाइए क्योंकि रिमाइंडर आपका 0 आ चुका है, और रिमाइंडर जैसे 0 आ जाएगा समझिए आपका आंसर आ चुका है, क्योंकि जो बी का वैल्यू होता है वही आपका क्या आ जाएगा HCF बराबर आंसर क्या आ जाएगा 51। और चलिए दोस्तों ये तो आपका पहला क्वेश्चन है, खत्म हो गया। और ऐसे आपको कोई भी क्वेश्चन मिलेगा तो आप इजीली तरीके से बना सकते हैं, ठीक है ना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो दोस्तों आइए इस क्वेश्चन को हम लोग पहले समझने का प्रयास करते हैं, क्योंकि इस क्वेश्चन को देखकर बहुत ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिसको समझ ही में नहीं आता है मतलब करना क्या है, पूछा क्या है, क्या करना है, और इसको लगता है कि बहुत बड़ा भास्ट क्वेश्चन है। यार मैं आपको बता दूं कि इससे आसान कुछ नहीं है, और मैं आपको इसमें थोड़ा सा समय लगेगा इसको समझाने में, लेकिन इसके बाद से इस टाइप के चाहे कोई भी क्वेश्चन आ जाए, कैसे भी आ जाए, आप उसको इजीली तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। पहले समझने का प्रयास कीजिए। देखिए क्वेश्चन बोला क्या है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, सबसे पहले क्या बोला है धनात्मक और क्या तो विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है, जहां q क्या है एक पूर्णांक है। मैं आपसे एक बात पूछूं दोस्तों, 6q+1 क्या है रियल में विषम है या नहीं, चेक कर ले। पहले देखिए समझने का प्रयास कीजिए। पहले देखिए यह 6 एक सम संख्या है, 6 क्या है एक सम संख्या है, और q एक कोई भी पूर्णांक हो सकता है, और 1 क्या है विषम संख्या है। जरा सोचिए 6 एक आपका सम संख्या, q बोला है कोई भी पूर्णांक हो सकता है, तो कोई भी पूर्णांक ले लीजिए, एक पूर्णांक है ना, ले लीजिए एक को, अब +1 तो 6 एकम 6 और ये कितना हो जाएगा 7। क्या 7 विषम है, तो है 6, यहाँ पर 2 ले लीजिए और प्लस में 3 रख लीजिए इस बार, तो 6 दूना 12 और 12 3 क्या 15, क्या विषम है, तो है 6 गुने 4 ले लीजिए इस बार और प्लस में 5 है, तो 6 6 चौका 24 और 24 5 29, क्या विषम है, तो जरूर है। तो मैं आपसे बताऊं दोस्तों कि उसका कहने का सेंस यही था कि यहाँ पर जब कोई भी पूर्णांक होगा तो इस रूप का जितने भी आएंगे क्या सब के सब विषम होंगे, तो हाँ सब के सब विषम होंगे, तो वही तो दर्शाना है। तो आइए अब दर्शाना सीखते हैं। ये तो कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि इस रूप में जो भी आएगा वो सब आपका क्या होगा विषम होगा, ठीक है ना। एक चीज और याद रखना दोस्तों, यदि हमें यहाँ पर 6q +2 होता तो क्या विषम होता, नहीं कभी नहीं होता, क्योंकि 6 जो आपका सम है, यहाँ पर सम का गुणज चल रहा है, क्या चल रहा है सम का गुणज है, यह 6 एकम 6 यह सम का गुणज चल रहा है कि नहीं, यह 6 का गुणज है कि नहीं, और सम का गुणज और उसी में सम जोड़ना है तो आपका सम ही आएगा हमेशा। तो 6q +2 यहाँ पर 1 लीजिए +2, 6 एकम 6 और 2 8, यानी क्या आया आपका सम आया। तो मेरे कहने का मतलब है कि यहाँ पर यदि सम है तो यहाँ पर सम आएगा, क्योंकि यहाँ पर 2 आएगा 4 आएगा 6 आएगा 8 है सब सम आ जाएगा, क्योंकि सम यहाँ पर आएगा तो सम यहाँ पर आएगा। आएगा समय में। अब बात आती दर्शाने के लिए, तो बहुत आसान तरीका दर्शाने के लिए इसके, आइए देखिए कैसे। बस थोड़ा सा समय आपको लगेगा, लेकिन इसके बाद से समय आपको बिल्कुल नहीं लगेगा।
बोला है कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक इतने रूप का होता है, मतलब इस रूप का। तो मान लीजिए, मानिए क्या, माना कि कौन सा, ए मान लीजिए, ए कोई क्या है, धनात्मक भी है, क्या है, तो धनात्मक विषम पूर्णांक भी है। आया समझ में, पूर्णांक है, धनात्मक होना चाहिए। कि आप तो जानते हैं कि हम एल्गोरिथम विधि से यही पढ़ते हैं तो हमेशा धनात्मक ही पढ़ते हैं, माइनस वाला निगेटिव वाला तो निकलता नहीं है। चाहिए तो एक कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है, इतना तो क्लियर हुआ आपका। अब आइए यहाँ पर हम फिर मानेंगे क्या, b बराबर 6 मानेंगे। माना कि b बराबर 6। अब पूछिएगा कि b बराबर 6 क्यों मानेंगे। आपका क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, इसका रूप ही है 6 से स्टार्ट, 6 प्लस 1, 6 प्लस 3, 6 प्लस 5। हम 6 क्यों माने हैं, तो आपको मालूम होगा कि यह क्या है, यह ऐसे होता है बी क्यू प्लस आर, यह बी क्या है, तो यह इसमें का यह 6 है कि नहीं है, देखिए तो यहाँ का, इसलिए बी बराबर क्या माने हैं, 6 माने हैं। आएगा समझ में। अच्छा कोई पूछेगा क्यों, तो यहाँ पे लिखिएगा, यहाँ पर 6 है, बी बराबर 6, यहाँ पर क्यों लिखिएगा कि इसलिए क्योंकि इस 6 प्लस 1, देखिए 6 प्लस 1 या 6 प्लस 3 या 6 प्लस 5 रूप में है, यह इस रूप में है, इसलिए 6 को हम लोग बी मान लिए है। इतना समझ आया। अच्छा अगर नहीं लिखे तो गलती हो जाएगा, नहीं होगा गलती, क्यों होगा गलती भाई साहब, अगर आप इसको नहीं लिखते हैं तो क्या गलत हो जाएगा, नहीं होगा। ठीक है, b बराबर 6 हम लोग मान लिए। अब हम लोग क्या करते हैं, जरा सोचिए थोड़ा, r के वैल्यू क्या हो सकती है, r संभावित मान क्या हो सकता है बताइए, r बराबर क्या हो सकता है, 0 नहीं होगा, हो सकता है रिमेंबर 0 भी आ सकता है, रिमाइंडर 1 भी आ सकता है। यार ये तो निश्चिंत है, ये कुछ भी हो सकता है, बशर्ते कितना होगा, r की वैल्यू उतना ही होगा कि यह b से छोटा होगा, 0 के बराबर और 0 से बड़ा भी हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं हो सकता, हमेशा b से छोटा होगा। आया बात समझ में। अब आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं कि यदि सबसे आसान तरीका मैं आपको बता रहा हूं, इससे आसान कुछ नहीं है। देखिए यदि r बराबर 0 होता, r बराबर 0 अगर हो जाए, अगर r बराबर 0 हो जाए, थोड़ा एक चीज और लिख लेना है यहाँ पर दोस्तों, जब b बराबर 6 हो जाएगा तो एक किस रूप का हो जाएगा, ये हो जाएगा 6q प्लस r के रूप का हो जाएगा ना, क्योंकि a तो मान चुके हैं और b का वैल्यू 6 है, तो q प्लस r इस रूप का हो जाएगा। यदि इस पीरियड में r 0 हो जाता है तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये आपका 6q ना हो जाएगा, यह r जैसे 0 हो जाएगा यहाँ पर, तो a बराबर केवल 6q। ठीक है, यदि r बराबर 1 तो a बराबर 6q प्लस 1, क्योंकि r के प्लस 1 यहाँ पर रखेंगे हम लोग, यहाँ पर जैसे 1 रखेंगे, यहाँ पर मैं समझा दूं, a बराबर 6q प्लस r का वैल्यू क्या है 1, तो यहाँ पर नहीं आएगा ये बराबर 6q प्लस 1। इतना समझ आ रहा है। यदि r बराबर 2 तो a बराबर 6q प्लस 2। और आप ये कि सर इसको कहां तक ले जाते जाएंगे, जानते हैं कहां तक जाएंगे, जहां तक आपके क्वेश्चन में दिया है 5 तक, वहीं तक पहुंचेंगे हम लोग। अब r बराबर 3 तो a बराबर 6q प्लस 3, r बराबर 4 तो a बराबर 6q प्लस 4, r बराबर 5 तो a बराबर 6q प्लस 5। आगे हम यहां तक। अब देखिए हम इसका जवाब यहां पर देंगे, अब इधर। अब जरा सोचिए, आप अपने दिमाग से सोचिए, यहां पर दोस्तों ए का वैल्यू इतना सब निकला है, क्या सब विषम धनात्मक पूर्णांक हो जाएगा, नहीं। यहां पर देखिए मैं यहां पर क्लियर कर रहा हूं, 6q प्लस 2 एवं 6q प्लस 4 सम पूर्णांक है। क्या है यह, सम पूर्णांक है, यह क्या है, सम पूर्णांक है। जबकि ए आपका क्या है, ए एक विषम, क्या है,
ये आपका विषम पूर्णांक है, विषम पूर्णांक है। बस आपको थोड़ा सा लिखना होगा कि 6 क्यू प्लस 2 6 क्यू प्लस 4 ये आपका सम पूर्णांक है। पहले मैंने आपको क्लियर कर दिया था कि यह क्यू यहाँ वैल्यू आपको 1 रखिएगा तो 6 हो जाएगा, तो हो जाएगा सम संख्या। क्यू 1 रखिएगा यहाँ पर तो 6 से कम 6 प्लस 2 8 हो जाएगा ना, ये आपका सम हो गया। तो मेरा कहने का मतलब आपसे तो सवाल पूछा है विषम पूर्णांक के बारे में ना, तो ये चीजों तो आपको छांटना होगा उसमें से ना कि ये नहीं हो सकता, क्योंकि ये आपका सम पूर्णांक है जबकि ये विषम पूर्णांक है, इसलिए है अतः 6 क्यू प्लस 2 एवं 6 क्यू प्लस 4 क्या है क्या कह सकते हैं इसको हम लोग कि यह जवाब नहीं हो सकता, या मतलब सम पूर्णांक है, इसलिए यह नहीं हो सकता। तो होगा कौन? जब यह नहीं हो सकता तो होगा कौन? तो होगा कौन भाई साहब? तो 6 क्यू प्लस 1 6 क्यू प्लस 3 या 6 क्यू प्लस 5 एक विषम धनात्मक पूर्णांक है, यही आपका जवाब हो जाएगा। क्योंकि जब ये नहीं हो सकता तो जवाब होगा क्या? जो बचा है सो आपका हो जाएगा, ठीक है ना। अब बात आती है दोस्तों, ये प्रूव हो चुका और क्या बड़ा है, बिल्कुल आसान है यार, इससे आसान तो कुछ नहीं होगा। अब मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर दूं कि ये तो था धनात्मक विषम पूर्णांक, यदि यहाँ पर देता धनात्मक सम पूर्णांक, यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा सा मॉडिफाई करता 6 क्यू प्लस 2 और क्या भाई 6 क्यू प्लस 4 और दर्शाइए कि क्या इस रूप का होता है कौन? तो धनात्मक विषम नहीं, धनात्मक सम पूर्णांक 6 क्यू प्लस 2 6 क्यू प्लस 4 के रूप का होता है। तब आप क्या कीजिएगा? तो भाई साहब कुछ मत करना, जो काम आप इसमें किए हैं सेम काम करिएगा, सेम काम करिएगा, बशर्ते जो आपने इसमें इसको लिखा है कि यह सम पूर्णांक है, यह जवाब नहीं हो सकता, बस वही काम करना है कि आप इसको पकड़ के लिख देना है कि यह क्या है, विषम पूर्णांक है, यह जवाब नहीं हो सकता। तो जवाब कौन होगा? तो ये वाला जवाब फिर हो जाएगा किसमें? सम वाला में। तो आप यहां से दो क्लियर समझ गए कि धनात्मक सम पूर्णांक और धनात्मक विषम पूर्णांक को जब दर्शाने के लिए कहेगा तो करना कुछ नहीं है, आर की वैल्यू बस मानते जाना है और ए जैसे निकल जाएगा तो उसमें क्या आपको विषम, अगर विषम के बारे में पूछता है तो सम को छांट देना है यहाँ पर, और सम के बारे में पूछेगा तो विषम वाले को छांट देना है, बाकी जो बचेगा सो आपका जवाब हो जाएगा। तो दोस्तों तो हमने 2 नंबर क्वेश्चन तो सॉल्व कर दिए। अब आइए हम लोग मतलब नेक्स्ट वीडियो में 3 नंबर क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन जो भी क्वेश्चन है उसको हम लोग क्लियर करेंगे। वीडियो देखने के आप सभी का धन्यवाद।